अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने शो में उन तमाम टॉपिक्स पे बात करें जो आम आवाम से रिलेटेड है, और आवाम की बात की जाए और बजट की बात ना की जाए, ये तो हो नहीं बिल्कुल। सकता। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ खान साहब। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you very much for inviting me. चेयरमैन हैं आईएससी और मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। Thank you. कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे वैसे आम आवाम के लिए बताएं, बजट होता क्या है? देखिए, बजट जो है ना, ये तो हम नेशनल लेवल के बजट की बात कर रहे हैं। हर बंदा अपने अपने घर का भी बजट बनाता है, हर कंपनी अपने बजट बनाती है। और जो उसका फाइनेंशियल ईयर होता है या घरों के हवाले से एक महीने का बजट कि जी ये आपकी आमदन है और ये आपके अखराजात है। और अखराजात अगर आपकी आमदन से बढ़ रहे होते हैं तो उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग का भी तज़किरा किया जाता है कि किस तरह कैसे किया जाए। तो इसको अगर आप लार्जर स्केल पर ले लेते हैं तो वो एक इकॉनमी, एक मुल्क का बजट बन जाता है कि ये आपके रेवेन्यूज़ हैं इस लास्ट ईयर के, और एक्सपेक्टेड या टारगेट अगले साल के रेवेन्यूज़ ये होंगे, और ये एक्सपेक्टेड या टारगेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो उसको बजट कहा जाता है। अच्छा, कितना ज़रूरी है बजट जब आप बना लेते हैं? ठीक है, वो पूरा साल तो चल जाता है, लेकिन ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि जब वो बजट की मियाद ख़त्म हो जाए तो आप चेक करें कि जो जो हमने लिखा था कि हमने ये करना है, क्या हमने उन टारगेट्स को अचीव किया है? जी देखिए, रेवेन्यू के टारगेट्स के हवाले से तो होता है। अब जैसे आपने मीडिया पे देखा होगा कि जो पिछले साल बजट के लिए रेवेन्यू टारगेट्स एफबीआर के लिए मुतय्यन किए गए थे, वो गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमने 12 महीनों के बजाय 11 महीनों में अचीव कर लिए। ठीक है, मोर देन 4000 बिलियन रुपीज़ जो है वो अचीव हो गए। तो रेवेन्यू के हवाले से तो उसको किया जाता है। एक्सपेंडिचर के हवाले से कहीं पे ओवर एंड अबव हो गया है तो वो यूजुअली गवर्नमेंट्स नहीं जिक्र करती, बट ऑफ कोर्स जो नाकदीन हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको पॉइंट आउट करते हैं कि आपने एक्सपेंस के लिए ये चीज़ रखी थी लेकिन आपने एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसको फिर वो चैलेंज किया जाता है। एंड सेम इज़ द केस कि जब बजट डॉक्यूमेंट पेश होता है असेंबली में, उसके ऊपर बहस होती है उसको पास करने के लिए, तो वहाँ पर फिर अपोजिशन यकीनन लास्ट ईयर के जो टारगेट्स होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हों चाहे वो एक्सपेंस के हों, उसके हवाले से वो यकीनन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जाहिद साहब, ज़रा ये समझाइएगा कि हम आम आवाम जब टीवी पे देखती हैं एक डॉक्यूमेंट बजट वज़ीर ख़जाना की तरफ से पेश किया जा रहा होता है, उसके पीछे कितनी वर्किंग होती है, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का भी रोल होता है, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा सारा। जी, ऐसा है कि बजट यूजुअली जून में आता है और जून से 3-4 माह पहले इसके ऊपर तैयारी शुरू हो जाती है। उसमें 2-3 तरह की तैयारियां हैं। एक तो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सजेशंस ली जाती हैं, उनसे रिकमेंडेशंस ली जाती हैं, उनके इश्यूज़ जो है वो सामने रखे जाते हैं कि पिछले साल या उससे पहले सालों में उनको क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं और उनकी तजावीज़ क्या हैं। और इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, वो भी अपनी अपनी तजावीज़ देती हैं। सो मच सो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, जो फ़ौज के मामलात को देख रही होती है, वो भी अपनी डिमांड्स बताते हैं कि जी ये हमारी डिमांड्स हैं। उसमें भी 2 तरह की डिमांड्स होती हैं। एक वो है जो फिक्स एक्सपेंस है, जो कि सैलरीज़ की सूरत में है, पेंशन की सूरत में है, और कुछ एक्सपेंस वो है जो कि मुल्क के दफा के लिए होते हैं। मैं डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत कर रही होती है। अच्छा, इसी तमाम तरह मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजती हैं, अपनी अपनी रिकमेंडेशंस Recommendations भेजती हैं एंड रिक्वेस्ट भी भेजती हैं। रिकमेंडेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड रिक्वेस्ट फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर साल बजट पेश करना या हर साल बजट लाना ज़रूरी है, या ये भी हो सकता है कि हम 5 साल का बजट बना लें और उस पर काम करते रहें? नहीं, बजट जो है वो हर साल का बनता है। 5 साल की आपकी प्लानिंग हो सकती है, उसको आप 5 साल के लिए आप ये कह सकते हैं कि जी हमने इस पे 5 साल में डैम बनाना है, मोटरवे बनानी है। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिर विजन 2025 है, विजन 2035 है, थिंग्स लाइक दिस। तो लेकिन बजट जो है वो हर साल के साल बनाया जाता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। आपको उसके साथ अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस को
मैच करना होता है, तो अच्छा, इसलिए वो अवामी बजट के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि ये बजट अवामी है, हर हुकूमत यही कहती है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई अवामी बजट है और अवाम को इसमें कितना रिलीफ मिल रहा है? देखिए, ये तो बजट आने के बाद पता चलेगा। बेसिकली आवाम को रिलीफ देने का जो मामला है वो है महंगाई को कम करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये आवाम का बजट होता है। दूसरा, आवाम का बजट का एक मेन खदोखाल जो है वो उनकी तनख्वाहों में इजाफा, मुलाजमीन की, और पेंशन में इजाफा। हाँ, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या की गई हैं। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन को जो हो चुकी है उसको मैच करते हुए उनकी सैलरीज़ और उनकी पेंशन्स को इंक्रीज़ करना, ये एक कहा जाता है कि अवाम दोस्त बजट है। अब फिर बिज़नेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट आता है कि आप टैक्सेस जो है उनको कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो ये जो लफ्ज़ बोला जाता है ना कि जी ये फ़लाँ सेक्टर डिमांड कर रहा है कि टैक्स कम कर दिया जाए, वो बेसिकली ऐसे नहीं डिमांड करता कि टैक्स कम कर दिया जाए। वो अपनी रीजनल कंट्रीज़ का एक मुआवजना पेश करता है कि जी आप देख लें कि हमारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किस किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है और यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो रही है, तो आप उसको टैक्स एडजस्टमेंट्स करें, टैक्स रैशनलाइज करें। ठीक। तो ये लफ्ज़ जो है ना ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ताकि इन लाइन विद दी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इन लाइन विद योर नेबरिंग कंट्रीज़ एंड योर इफ़ नॉट नेबरिंग कंट्रीज़। अब देखें ना, हमारा नेबर एक तो चाइना है, इट्स वर्ल्ड सुपर पावर, यू नो, और एक हमारी तरफ जो है वो नेबर जो है वो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान है। तो उनके मुख्तलिफ डायनेमिक्स हैं, तो एक रीजनल एक सिनेरियो पेश किया अच्छा, जाता है। अगर टैक्सेशन को हम लोग डिस्कस करें, पहले तो ये बताएं कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? देखिए जी, डायरेक्ट टैक्सेस ये हैं कि आपकी सैलरी में से जो टैक्स कटता है, इनकम टैक्स, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जो गवर्नमेंट से। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हैं कि आप जब पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं तो पेट्रोल की कीमत के ऊपर एक लेवी होती है, एक सरचार्ज होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह आप चीज़ें बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, ये इस किस्म के जो टैक्सेस है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। ठीक, हम लोग वापस आएंगे, इस पे भी बात करेंगे। जो हमें कहा जाता है कि हम लोग टैक्स पे नहीं करते, तो आपकी बात से तो मैंने ये समझा कि इनडायरेक्ट तो हर कोई पे कर रहा है, एक डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। पर्सनल ग्रूमिंग हमारा पहला सेगमेंट है, उसकी तरफ बढ़ना है। पर्सनल ग्रूमिंग में देखते हैं कि आज क्या बताया और क्या सिखाया जा रहा है। वापस आएंगे, यहीं से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर ख्वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होस्ट फसीम मेहता। आज आपके साथ मैं कुछ हिस्ट्री के हवाले से बात करूंगा। हिस्ट्री किस चीज़ की? क्योंकि हम आजकल वर्क प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस की एवोल्यूशन, कि जो करियर डेवलपमेंट है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है ओवर द पास्ट सेंचुरीज और 2 centuries रादर। अब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम हिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं, ताकि आपको बताएं कि आज के दौर में करियर डेवलपमेंट के लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसलिए थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू पहले आपको दे दूं। 20th सेंचुरी में, अर्ली जो आपकी 20th सेंचुरी है, उसमें जो करियर्स होते थे वो नॉर्मली डिफाइंड होते थे आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, आपके कुछ ट्रेडिशंस पे, सोशल नॉर्म्स पे, आपकी फैमिली के इन्फ्लुएंस और पावर पे। और जो अमूमन घर के मर्द हजरात थे, जो मेल्स थे, वो डोमिनेट करते थे इन चॉइसेस को। ख़ास तौर पे जो घर का एल्डर या फादर फिगर होता था वो बताता था कि क्या करना है। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक मिलिट्री में रहा तो सब मिलिट्री में रहे। ये पुरानी में उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। एक कुम्हार था तो सब कुम्हार बने। सो जो करियर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे। ये कब और ख़वातीन के लिए तो इससे भी लिमिटेड ऑप्शंस थी, सोशल नॉर्म्स की वजह से और भी बहुत सारी कन्वेंशंस की वजह से करियर पाथ रिस्ट्रिक्टेड था, बल्कि करियर तो था ही नहीं, बहुत कम चॉइसेस थी। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उसके बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। फिर अमेरिका में ख़ास तौर पे एक कॉरपोरेट कल्चर बहुत तेज़ी से जन्म लेने लगा और कॉरपोरेशंस आ गई। और उधर क्या हुआ, ये बात अब इम्प्लाइड हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे, और उधर ये बात हुई कि अब कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे और एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, और इन रिटर्न उनको क्या मिला? परमानेंस, कि जॉब पक्की है, पक्की नौकरी। पक्की नौकरी बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी।
लोगों ने कंपनियों को ज्वाइन किया और सारी की उम्र वहीं पे लगे रहे। लेकिन फिर भी जो ख़ास इन्फ्लुएंशियल तबका था, जो ख़ास किसी एक फैमिली ट्रेडिशनल हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे, टॉप मैनेजमेंट उन्हीं के पास होती थी। जो लोग नीचे किसी लैडर पे ज्वाइन करते थे, नीचे लेवल पे, उनकी करियर लैडर बहुत अरसे बाद भी आके कहीं मिडिल लेवल पे रुक जाएगी। सीनियर लेवल पे आने का फिर भी एक इनहेरेंट राइट्स ना जाता था कुछ खास लोगों के लिए। और इस तरह से फिर एक और एवोल्यूशन आया और ये करियर लैडर्स जो लोग ज्वाइन कर रहे थे वो ऊपर जाना शुरू हो गए। लेकिन ये जो लॉयल्टी है फिर भी रही। लॉयल्टी क्यों थी? क्योंकि आपको पर्क्स के साथ, बेनिफिट्स के साथ, एक अच्छी तनख्वाह के साथ परमानेंट जॉब प्रॉमिस की जा रही थी, पक्की नौकरी। आजकल के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के दौर में कॉर्पोरेट्स ट्रांसफॉर्म हो गए। रादर वो जो कॉर्पोरेट इनफेमस कल्चर है ऑलमोस्ट फेड हो चुका है, खत्म होता जा रहा है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? आज ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा से ज्यादा फ्लैट हैं, हायरार्कीज जो कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें फ्लैट किया जा रहा है। अब टॉप पे सिर्फ 30-40 साल एक्सपीरियंस वाला या कोई 60 साल या 50 साल का कोई शख्स जाके सिर्फ लीडरशिप रोल नहीं ले रहा। खवातीन और मर्द यंग एज में भी लीडरशिप रोल पे, सी लेवल पोजीशंस पे जाके ऑर्गेनाइजेशंस को, डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार टेक्नोलॉजी का है, फिर मिलेनियल्स और जो जनरेशन जी है, जेन जी, उसका है। क्योंकि इन लोगों ने ये देखा कि जो करियर है वो एक ही जगह सारी उम्र रह के और किसी की लॉयल्टी के अंदर रह के नहीं है। आपने अपनी जॉब के लिए लॉयल होना है, एम्प्लॉयर के लिए लॉयल नहीं होना है। सो लोगों ने जॉब्स स्विच की। लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि दूसरी तरफ के बस हमें कुछ मिल रहा है। ये देखना शुरू किया कि वो हमारे पर्सनल ग्रोथ में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे करियर ट्रेजेक्ट्री में उनका क्या हाथ है, हमें वो कैसा बेहतर ह्यूमन बना सकते हैं, बेहतर सिटीजन बना सकते हैं, बेहतर प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशंस का ये फोकस ही नहीं था। तो अगर अब करियर डेवलपमेंट आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करवानी है या करनी है, आपको एम्प्लॉयज़ में इन्वेस्ट करना है, आपको उनकी वेलबींग का ख्याल रखना है, आपको ये देखना है कि वो कौन से कॉजेज हैं जिनके लिए वो सीरियस हैं। अब आप देखें रिसेंटली गूगल के अंदर भी अपराइजिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और लिखते हैं कि यार प्राइवेसी के ऊपर हमें कंसर्न्स हैं कि आपने किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो इजराइल के हवाले से कोई सेंसर की पॉलिसी थी या कुछ और था। तो लोग अब चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और इदारे मौका देते हैं कि ये डाइवर्सिटी है। एक वक्त था कि किसी ने आवाज़ उठाई तो कहा जाता था यू आर फायर्ड। अब ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इमेज का ख्याल रखती है, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखती है। वो उस बात को अप्रिशिएट करती है कि मेरे एम्प्लॉय का ज़मीर जिंदा है। सो ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो नए वैल्यूज सिस्टम आए वर्क प्लेस में, ये एक एवोल्यूशन से आए हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। एक ज़माना था एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक कैमरामैन फिरा करता था जिसकी वजह से न्यूज़ कवरेज थी। ड्रोन ने रिप्लेस कर दिया उसको। एक्सपर्टीज़ जो है वो बड़ी, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट्स तो चाहिए। एक्सपर्ट्स ही हैं जो आजकल के बेहतरीन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सॉल्यूशंस बना रहे हैं। और एक्सपर्ट्स के लिए जो ज़रूरी है कि उनकी एक्सपर्टीज़ का लाइफ टाइम, जो लाइफ स्पैन है, वो शॉर्ट हो गया। अगर एक चीज़ में आप माहिर हैं तो ये नहीं है कि भाई मैंने मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग सीख ली या प्रोग्रामिंग सीख ली या मैंने मार्केटिंग सीख ली और सारी उम्र मैंने जो सीखा एक बार वो ही चलाता जाऊँ ना। जितनी रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिलखसूस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग ओपन हो रहे हैं। दुनिया में चीज़ें अब बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल है। नॉलेज अब किसी एक इदारे का, किसी फ़र्द का, ग्रुप का हक नहीं रहा, ओपन हो गया। एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है इंटरनेट। अगर आज के दौर में आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो अब आपको हर 6 महीने या साल बाद कुछ नए ट्रेंड सीखने हैं, कुछ नए ह्यूरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। जो जायंट्स हैं एडवर्टाइजिंग के, गूगल या फेसबुक, जो ऑनलाइन सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा आईबॉल्स या ऑडियंस है, अगर आप उनके एनालिटिक्स, उनके टूल्स को बेहतर नहीं समझ सकते, उनकी हर आने वाली नई इनोवेशन को, नई स्ट्रैटेजीज़ जो दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज आजमा रही हैं, नई केस स्टडीज़ जो आपके सामने आ रही हैं, तो आप अपनी जॉब में शायद जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव कर लें,
पर जॉब की परमानेंस नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई यंग और या कोई और ओल्ड भी हो सकता है, आएगा आपसे बेहतर स्किल्स लेके और आपको रेलिवेंट कर देगा इन एन इंस्टेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर सच टैलेंटेड पीपल। एक वक्त था, आपने भी देखा होगा अपने बड़ों में, मैंने भी देखा, मुझे फ़लाने बैंक में 20 साल लगा दिए, फ़लाने ऑर्गेनाइजेशन में ना उन्होंने 25 साल लगा दिए। कम कंपटीशन था, इदारों में गए और वहीं पे सारी उम्र गुजार दी। पेंशन मिलनी है, ठीक है। अब लोग इसलिए नहीं जाते कि मुझे पेंशन मिलेगी या क्या, अब लोग कहते हैं मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं क्या सीखूंगा, मैं कैसे यहाँ से बेहतर किसी और जगह जाके कुछ कर सकता हूँ। रिचर्ड ब्रैंसन का एक बहुत फेमस कोट है जो इस हवाले से मुझे याद आया। रिचर्ड ब्रैंसन एक बहुत फेमस ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन मीडिया के नाम से उनकी एविएशन और मीडिया में काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो उनकी एक बड़ा फेमस कोट है कि ट्रेन देम वेल इनफ सो दे मे लीव, ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट। कि अपने जो टीम मेंबर्स हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, वो उनको इतना एम्पावर करे, उनको इस तरीके से ट्रेन करे कि वो सॉट आफ्टर हो। हर बंदा, हर इदारा कहे कि मैंने भाई उस कंपनी का बंदा हायर करना है, कि वो तो ज़बरदस्त अकेडमी है, वहाँ हर कोई बेहतरीन ट्रेनिंग लेके आ रहा है, बेहतरीन तरीके से हर चीज़ हैंडल करता है, उसे सब पता है। और फिर उसने कहा ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट। ट्रीट में सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें पैसे अच्छे दे दो, उन्हें पर्क्स दे दो, इसमें बहुत कुछ है। एम्प्लॉय की अपनी लर्निंग, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट। अब इदारे किसी को मार्केटिंग के रोल में रखते हैं, हेड भी बनाते हैं, तो चेंज करके कंज्यूमर में ले जाते हैं, चेंज करके कमर्शियल में ले जाते हैं, चेंज करके ऑपरेशंस में ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल का चेंज करना इंपॉर्टेंट है। अब लोग चाहते हैं कि हम ऐसे इदारे का हिस्सा हों जो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करे, एम्ब्रेस करे, जहाँ सिर्फ एक ही तबके के लोग ना हों, यहाँ पे सब एक ही तरह के लोग ना हों। अब तो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे इदारों का हिस्सा बने जो इंक्लूसिव हों, जो हर एक का ख्याल रखें, अपनी टीम में भी, कस्टमर्स में भी। एक वक्त था कि जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला जैसे ब्रांड्स दुनिया की टॉप जो फॉर्च्यून 100 या 500 या टॉप 10 कंपनीज हैं उनमें डोमिनेट करते थे। अब देखिए तो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, और ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ने ये जो पूरा जो एवोल्यूशन मैंने आपको बताया, जो तकरीबन पिछली आप निस्फ सदी के हवाले से रिलेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे पिछली 2 दिहाइयों में बहुत ज़्यादा जो चेंज आया है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को प्रिपेयर करें, और आप तब अपने एक फास्ट पेस्ड करियर डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री में जा सकते हैं। क्या दौर है? टेक्नोलॉजी का दौर है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई एप्लीकेशन आ चुकी है। सो टेक्नोलॉजी को सीखें, सिखाएं, लोगों को इनकरेज करें। जाओ जाके कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, गेम डेवलपमेंट सीखो, डेटा साइंस सीखो। इन सब का स्कोप बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो इसमें जो करियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं ही टेक्नोलॉजी के लोग हायर करती कि भाई जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना है या टेक्नोलॉजी उनका कोर है। अब हर तरह की कंपनी को टेक्नोलॉजी वाले लोग चाहिए। आई होप कि जो मैंने बातचीत की है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो आपके करियर्स के अंदर। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन से ऐसे रोल्स हैं जो अब फ्यूचर में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे या बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। आपको कैसे इस एवोल्यूशन ने इम्पैक्ट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक टू द शो। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमें तो लगता है हम हर चीज़ पे टैक्स ही दे रहे हैं, जहाँ चले जाओ जीएसटी टैक्स हम दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत ये कहती रहती है कि आवाम तो कोई टैक्स ही नहीं देती। क्यों कहती है हुकूमत ये? असल में ये इस तरीके से नहीं कहती कि आवाम टैक्स नहीं दे रही। एक्चुअली देखें, अब जाके पिछले 1-2 सालों में 11-12 लाख टैक्स पेयर्स से बढ़ के तो वो 20 प्लस हुए हैं, ठीक है, 2 मिलियन प्लस हुए हैं, विच इज़ वेरी मिनिमल परसेंटेज। बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में आने की ज़रूरत है। जब जो लोग टैक्स देने के अहल हैं और जिनको टैक्स देना चाहिए
वो चूँकि टैक्स नेट में नहीं आते, तो इस वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो है मार जो है वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब बंदे नहीं, के पे ऊपर पड़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो सभी उसके अंदर आ जाते हैं ना, मैं क्योंकि यही कह हर रहा हूँ ना, इंसान ही खाना खाने जा रहा है, पेट्रोल डलवा रहा है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो टैक्सेबल इनकम जिनकी है, वो अगर प्रॉपर टैक्स देना शुरू कर दें, तो फिर आम बंदे के ऊपर Indirect इनडायरेक्ट tax में टैक्सेस की इजाफा नहीं सूरत खत्म हो में बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, और इतना ज़्यादा जो हम लोग सुनते हैं कि जब भी बजट आता है कि बच्चों के दूध पीने की अशिया जो है वो भी महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, ये फिर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा अगर डायरेक्ट टैक्स में जी, आए। अगर लोग तो- डायरेक्ट टैक्सेस देना शुरू कर दें प्रॉपर तरीके से, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ख़त्म नहीं भी होंगे तो एटलीस्ट रिड्यूस बहुत ज़्यादा हो तो जाए। अब तो एफपीआर ने काफ़ी काम नहीं किया जब से हमारी न्यू गवर्नमेंट आई है, इसकी कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर हम लोग देखें। जी, काम किया है यकीनन, तभी फिगर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्यों भागते हैं लोग टैक्सेशन से? अच्छा, उसके अंदर जो है वो उसमें भी एक राय है कि क्यों लोग भागते हैं। उसमें भागने की शायद रीज़न कुछ लोगों के पास ये है कि जी हमारे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, एक उनके पास रीज़न होता है। दूसरा उनके पास रीज़न टैक्स ना देने का ये है कि हम अगर रजिस्टर्ड हो गए एफबीआर में तो फिर एफबीआर की हरासमेंट का हमें शिकार होना पड़ेगा। तो ये एक एक्सक्यूजेज हैं जो लोग देते हैं जिसके वजह से वो तो फिर टैक्स डिमांड्स भी नहीं हम लोग आता। किस तरह करते हैं कि हमारी रोड्स भी बने, ठीक है, हमारा हर That's निज़ाम true, बेहतर that's हो। true। नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में भी आप भी गए होंगे, आपने विजिट किए होंगे बहुत सारे ममालिक, वहाँ पे टैक्सेशन का निज़ाम ज़्यादा सख्त नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में? देखें, वहाँ पर सिस्टम जो है ना वो बहुत आसान और सहल है, लेकिन जो टैक्स एवेजन में पकड़ा जाता है उसके लिए बहुत सख्ती है, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है। ऑन दी अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये है कि टैक्स का निज़ाम बड़ा गंभीर है, और जब टैक्स एवेजन में कोई पकड़ा जाता है तो वो पैसे दे दिला के छुट जाता है। अच्छा, हम लोग ये क्यों नहीं करते कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, उसकी बजाय हम लोग टैक्स रेट बढ़ा देते हैं? जी, ये तो हमेशा से डिमांड रही है, हाँ। लोगों की, आवाम की, बिजनेसमैन की, और ख़ास तौर पे बिजनेसमैन तबका जो है वो फंसता है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे होते हैं और उन्हीं के ऊपर टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाता है, और उनकी ये डिमांड होती है कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं। हाँ। अब टैक्स नेट के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है और सेगमेंट जो है वो एग्रीकल्चर वालों का है, एग्रीकल्चरिस्ट का है, ठीक है। उसके ऊपर समहाउ पाकिस्तान के अंदर कोई कानून का ऐसा मामला है जिस पे एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो वो फिर बाकी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो ये एतराज़ करते रहते हैं कि जी आपकी पॉलिसीज़ गलत हैं। वो इस वजह से तो नहीं है कि उनके हम उन्हीं के ज़रिए सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं, अपनी चीज़ें बाहर के मुल्क भिजवा के? नहीं, देखें ना, किन की बात कर रही हैं कि उनके ज़रिए हम, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या चीज़, हम तो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका बोझ है कॉटन इंपोर्ट करने का। इस मर्तबा खुदा का शुक्र है कि हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छी आई है और उसमें से उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी की है और हम सेल्फ सफिशेंट हुए हैं। ठीक। वो वीट के मामले में भी कह सकते हैं आप, लाइव स्टॉक के मामले में भी कह सकते हैं, और इन किस्म लेकिन की जाहिर साहब, चीज़ें जिस जो तरह कहा जाता था कि हमारी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो अब तो वो वैसी नज़र नहीं आती। जी, एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं, अभी भी हमारा जो है पाकिस्तान की 60% जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में नहीं हुई। 30 साल से पहले से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वही रही है। पिछले 30 साल में रियल स्टेट में और मिट्टी में जो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, 22 करोड़ प्लस की आबादी है पाकिस्तान में, और लिमिटेड स्पेस है, और लिमिटेड स्पेस होने की वजह से प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई, तो लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके और उसको आप रियल स्टेट कॉलोनीज में तब्दील कर दिया, अच्छा, और construction- शहरों के अंदर जाके उन्होंने प्लाजे बनाना शुरू कर दी। सो दिस इज़ ए वेरी बैड रुझान जिसको अब जो है वो रिवर्स करने की शिद्दत से ज़रूरत है। शिद्दत से ज़रूर। ठीक। कंस्ट्रक्शन की आपने बात की, हुकूमत ने भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी इकदाम उठाए हैं, उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? वो अच्छे हैं या बुरे हैं या Recent- लॉन्ग टर्म है? जी, कंस्ट्रक्शन पैकेज जो था, बिल्कुल खास ठीक तौर बात पे। है। अब मैं आपको ये बात अच्छी तरह से, क्योंकि आपने कहा कि ये इसको सहल अंदाज में रखें ताकि आपकी जनरल पब्लिक की बिल्कुल। समझने में हो। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट, ठीक। राइट। जो ज़मीन कि मैं इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट लिया 1 करोड़ रुपए का और साल के बाद उसको 2 करोड़ का बेचा, इसका इकॉनमी के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर आपने एक प्लॉट लिया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की तो उस पर यकीनन इकॉनमी का फ़ायदा होता है।
उसमें पूरे मुल्क का भला होता है। इसलिए कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आपको सीमेंट भी ज़रूरत है, सरिया भी ज़रूरत है, ग्लास भी ज़रूरत है, केबल भी ज़रूरत है, टाइल्स भी ये एक ज़रूरत है। ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे इंटरलिंक तकरीबन 30 से 32 इंडस्ट्रीज जो हैं वो एफिलिएटेड है। ठीक। तो आप समझ लें कि जब भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है तो सारी तरफ जो है वो इट्स वेरी वाइब्रेंट इंडस्ट्री बेसिकली। जाहिद साहब, एक और चीज़ हम लोग सुनते हैं जब भी बजट का जिक्र आता है या जब भी इकोनॉमी का हम जिक्र करते हैं, कहा जाता है कि ये चीज़ इस वजह से महंगी हो रही है, बिजली इस वजह से महंगी हो रही है कि IMF कह रहा है, फलानी चीज़ इस वजह से हो रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। इनका क्या रोल है पाकिस्तान के साथ? जी, जब आपको कोई कर्ज़ा देता है तो वो चाहता है कि मेरा कर्ज़ा मुझे वापस मिले, और कर्ज़ा वापस मिलने के लिए वो कहता है कि आपके जहाँ जहाँ पे लूप होल्स है, जहाँ जहाँ पे लीकेज है, वो उसको प्लग होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए तो आपसे मैंने पैसे वापस भी लेने हैं सूद समेत। तो आप जहाँ पर अब मामला ये है कि जो बिजली का मामला है उसके अंदर जो है वो लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी परसेंटेज। ठीक है कि पाकिस्तान ने बिजली के कारखाने नए लगाए पिछले 30 सालों में, जिसकी वजह से बिजली तो बनना शुरू होगी और महंगी बिजली बनना शुरू होगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं किया। जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपग्रेड नहीं किया तो उसकी वजह से लाइन लॉसेस हैं, उसकी वजह से लीकेज है, उसकी वजह से थेफ्ट है, और वो जो फ़र्क है उसको पूरा करने के लिए IMF या वर्ल्ड बैंक ये कहते हैं जी कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं। अगर हम लोग उस थेफ्ट को, उस लीकेज को रोकने में कामयाब हो जाएं तो हमें बिजली की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और बिजली की कीमत बढ़ाने की वजह से हमारी इंडस्ट्री सफ़र करती है, बिकॉज़ हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो चाहे बांग्लादेश हो, इंडिया हो और चाइना हो, उनके यहाँ बिजली हमसे कहीं ज़्यादा सस्ती है, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट सस्ती पड़ती है। ठीक है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे बात को, लेकिन वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का जो कि है फिटनेस, और देखते हैं कि आज हम आपको फिटनेस में क्या सिखा रहे हैं। Assalamualaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality। आज का एपिसोड भी इंजरी से रिलेटेड है और बड़ा अहम टॉपिक है, और वो है हम आज डिस्कस करेंगे इंजरी, वो है रिस्ट की इंजरी। सो वी हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स। आज हम उस दौर में हैं, पर्टिकुलरली अगर आप कोई वर्कआउट ना भी करें तो हम आज उस दौर में बैठे हुए जहाँ पे सिर्फ माउस के इस्तेमाल से हमें इंजरी हो जाती है। And nothing, I'm not trying to make fun of this, but what I'm trying to tell you here is कि इसमें भी अगेन जिस तरह हम आपके साथ बात करते रहे हैं, बार बार बात करते रहे हैं, हमारी जॉइंट्स की अलाइनमेंट बहुत अहम है कि हम अपनी जॉइंट की अलाइनमेंट्स का ख्याल रखते हैं या नहीं, अपने अर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, और उसकी वजह से हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और अगर आप पूरा दिन हमारी जॉइंट की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, पर्टिकुलरली मैंने माउस से इंजर होने की बात की कि वी आर गोइंग थ्रू अ टाइम्स इन लाइफ जहाँ पे माउस के इस्तेमाल से भी हमें इंजरी होती है, तो वो क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी आपने नई नई शुरू की है, तो द थर्ड मेजर इंजरी जो लोगों को आती है वो है कलाई की, कि मुझे कलाई में दर्द हो गया है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई बहुत ही हेफ्टी किस्म का बैंड पहना देते हैं, या फिर आपको बताते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी। बट हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन से और आप फिज़िकल एक्टिविटी से एंड राइट फिज़िकल एक्टिविटी से अपने आप को हील कर सकते हैं वेरी इजीली एट होम। बट इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि एक ऑर्गेनिक तरीका है तो ये एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, बट ये नेचुरल तरीका होगा और आपको कोई किसी किस्म की सर्जरीज से आप दूर रहेंगे। सो देयर इज़ ऑलवेज अ वे, द बॉडी इज़ अ होल ऑर्गेनिज्म, इट हैज़, हमारी बॉडी के अंदर वो सारी फार्मेसी है टू हील इटसेल्फ। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी राइट बैक। और राइट गाइज, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, हम रिस्ट की इंजरी की बात कर रहे थे, और रिस्ट की इंजरी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर हो जाए तो हमने अपने आप को किस तरीके से हील करना है नेचुरली, हम इस पर आज बात करेंगे। सो देन हम बात कर रहे थे किस तरीके से वी लिव इन एन एज कि हम माउस के इस्तेमाल से हमें कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, कि हमें जो है कलाई की इंजरी हो जाती है, और उसकी भी एक मेजर वजह है, हम अर्गोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं गाइस, कि हम किस तरीके से अपना पोस्चर करेक्ट रखते हैं जब, और जब हम अपनी दफ्तर में बैठे हुए भी ऑन अ चेयर भी हम अपना पोस्चर करेक्ट रखते हैं, सीधा रखते हैं, और हम माउस के इस्तेमाल में भी हमारे ये अलाइनमेंट, हमारे कलाई की अलाइनमेंट, ये जो दो जॉइंट हैं, ये टेबल पे या तो ऐसे नहीं आ रहा होता या फिर टेढ़ा नहीं आ रहा होता, हम बिल्कुल स्ट्रेट रख के हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। सो
जब जितना हम अपने एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी इंजरीज़ को अवॉइड करेंगे। मगर आज हम आपके साथ डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो है वर्कआउट के दौरान हम ऐसी जो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी कलाई में दर्द होता है। सो लेट्स गो। पहले हम करते हैं कोई भी बॉडी वेट वर्कआउट्स पे आ जाते हैं ताकि बिगिनर्स एड्रेस हो जाएं। लेट्स कम इनटू द हम कैटरपिलर वॉक करते हैं साथ ही। कैटरपिलर वॉक करते हैं। सो जिस तरीके से गाइस हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, कैटरपिलर वॉक बेहतरीन है आपकी अपर बॉडी के लिए, आपकी चेस्ट, आपकी कमर, आपकी शोल्डर, आपके बाइसेप ट्राइसेप सब के लिए। बट ये करते हुए क्योंकि आपका सारा वजन हम कैटरपिलर वॉक में बिल्कुल जैसे इसका नाम बोल रहा है कैटरपिलर वॉक, तो कैटरपिलर की तरह हम अपने हाथों से वॉक करते हैं। सो वी कम डाउन और इसमें ये करना है हमने कि पहले आप ये देखें कि सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि हमने पूरे अपने इस बॉडी का वज़न हमने अपने हाथों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सादिक की जो पंजा है, जो पूरे हाथ की जो टिप्स हैं उसमें उन्होंने वज़न डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। नाउ अब आप जब वॉक करेंगे, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग, तो आपने पूरा हाथ आगे अपना हाथ आगे लेकर जाना है। मगर होता क्या है सादिक, वापस आए। अक्सर क्या होता है कि लोग जब भी कोई इस तरह का वर्कआउट करते हैं तो ये देखें अब आपने क्या किया हुआ है, आपने वो पतली सी नाजुक सी उंगली के ऊपर आपने अपना वज़न डाला हुआ है अनइवनली। कभी आप अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं, कभी आप ऐसे कर रहे हैं। सो जब आप अपनी अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, अब वी हैव टू रियलाइज़ कि हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। सो इंजरी तो होगी, दर्द तो होगा, प्रॉब्लम्स तो होंगी। सो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। पुशअप्स करते हुए भी सादिक क्या होता है नॉर्मली, उसमें भी लोग जो है अपने हाथ की अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखते पुशअप्स करते हुए। इस वजह से लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि जी मेरा जो है ना मसला आ रहा है। तो पुशअप करते हुए भी हमने कोशिश करनी है कि हमारा हाथ बिल्कुल इवनली पूरे का पूरा 100% ज़मीन पे इवनली वेट उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हो। सिमिलरली एक और होता है कि हम प्लैंक होल्ड्स के ऊपर, अक्सर लोग यहाँ पे भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ऑन द टॉप प्लैंक होल्ड के ऊपर भी। सो अगेन अपने हाथ का पूरा वज़न, अपनी बॉडी का पूरा वज़न अपने हाथों पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। सो दिस इज़ हाउ इट्स डन। मगर अब हम करेंगे वेट्स को ऐड करेंगे। सादिक ने कहा मैं पुशअप कर लूँ, दैट्स गुड। ओके, नाउ वी विल ऐड सम वेट्स। और होता क्यों है अब, नाउ एक और चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। लुक नाउ ये मेरा हाथ है और ये यहाँ पे जॉइंट है। अब इस जॉइंट के ऊपर मैंने अब वेट्स भी ऐड कर लिए। अभी तो हमारे पास 2 kgs हैं, बट अक्सर लोग बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं क्योंकि उनको होता है कि मैंने बस जल्दी अपनी बॉडी बनानी है ना और अपना वेट लॉस करना है और अपना फैट लॉस करना है, तो वो बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं अपना वेट। सो लेट्स से कि हम कर रहे हैं बाइसेप कर्ल। अब बाइसेप कर्ल करते हुए साइड पोज, हमने सही तरीका क्या है, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरी ये कलाई है और ये मेरा हाथ है। तो परफेक्ट अलाइनमेंट ये है कि नेचुरली कि मेरी ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कलाई। तो मैं जब यहाँ से, बेहतरीन ये है कि सादिक की अगर आप कलाई देखेंगे बिल्कुल सीधी ऊपर आए और इस हड्डी के साथ ये जॉइंट बिल्कुल एक बनाओ। स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। अच्छा, जब आप इस पूरे जॉइंट को, ये वाले जॉइंट को और ये वाले जॉइंट को, ये जॉइंट है, ये एक अलहदा पार्ट है और ये एक अलहदा पार्ट है और इस जॉइंट ने इन दोनों को मिलाया हुआ है। जब भी हम कोई वर्कआउट करें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो 2 पार्ट्स हैं मेरी बॉडी के, मैं इसको एक करना है। सो तब जाके हमारे सारे वर्कआउट अच्छे हो जाएंगे। मगर रॉन्ग तरीका क्या होता है, अगर सादिक यहाँ से इसको हैंग करके, अब ये देख रहे हैं आप, होल्ड 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 होल्ड, अब यहाँ पे थोड़ा सा हाथ नीचे लें सादिक, यस बिल्कुल यहाँ से ऐसे हैंग करें। अब ये देखें, अब सादिक का हाथ और सादिक का जो ये फोर आर्म है ये एक यूनिट नहीं बना हुआ, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। हमने इंश्योर करना है कि एक यूनिट हो, अभी भी ये 1 यूनिट नहीं है। सिमिलरली शोल्डर रेजेस करते हैं। अब शोल्डर रेजेस करते हुए भी हमने इसको एक यूनिट की तरह बिहेव करना है कि ये और ये एक हो जाए। दिस इज़ द राइट वे। रॉन्ग वे क्या होगा सादिक, कि मैंने अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मुलाहिजा करें कि सादिक ने इसको हैंगिंग कर दिया, अब ये एक यूनिट नहीं है। सो एवरी सिंगल टाइम, जब कहने को छोटी सी बात है मगर ये छोटी सी चीज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ कि अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं तो इंजरी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं बिल्ड करने में। ऑलराइट गाइस, ये थी थोड़ी सी टिप्स। इन टिप्स को अपने वर्कआउट्स में एम्प्लॉय करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम बात कर रहे थे अपनी इंजरीज प्रिवेंशन के ऊपर और मेजर रीज़न क्यों होती हैं इंजरीज। 80% अगर हमारी न्यूट्रिशन है, 80% अगर ये है कि हम जो खाते हैं, व्हाट वी ईट इज़ एक्चुअली व्हाट वी आर। अगेन न्यूट्रिशन बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे सीड्स के ऊपर। जितने भी सारे सीड्स हैं, पर्टिकुलरली जितने सारे नट्स हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स, पाइन नट्स और सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सारे सीड्स की अहमियत के ऊपर। सो ऑल दी सीड्स, ये जो नेचुरली अकरिंग सीड्स हैं, इन ये दे आर डोज्ड विद विटामिन ई, बहुत अहम है। ये सारे सीड्स हमारी पूरी बॉडी के, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटीन फराहम करता है, हमारी बॉडी को ये बिल्ड करता है, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अहम है। अक्सर लोगों को जो है इसके ऊपर वो होता है कि ये मुझे खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए। आपकी पूरे दिन की, हर इंसान का जो हाथ होता है ना, वो उसका मेजरिंग कप है। और हमने क्या करना है कि एवरी सिंगल डे व्हाट हैपेंस इज कि बेहतरीन ही होगा आलमंड, क्योंकि मुझे पसंद है और ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है और वेरी इजीली डाइजेस्टेबल है। एवरी सिंगल डे व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपका हाथ आपका मेजरिंग कप है। डेली बेस पे आपने उसमें पूरा हाथ डालना है और उसको फिल करना है, और जितना आपकी मुट्ठी के अंदर जितने नट्स आए हैं वो आपकी डेली की डोज है। आपने डेली बेस पे ये आपने एज अ स्नैक इस्तेमाल करना है। सो ये हो गए नट्स के ऊपर। हम आगे हम सीड्स की बात करते हैं। चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो एक अनदर अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ऑफ विटामिन्स हैं, ऑफ मिनरल्स हैं। यस, ऐड करें अपनी लाइफ में। यू कैन स्टिल एंजॉय योर डिजर्ट्स बट द हेल्दी वे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से आपको एक और सुब में वेलकम कहेंगे। बजट के आम आवाम पर जो है इफेक्ट, उसके हवाले से बात हो रही है और बाकी भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जाहिद लतीफ़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा चेयरमैन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। जाहिद साहब, ये बताइए कि एक बजट से आम आवाम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है अगर उसमें महंगाई का फैक्टर आ जाए। तो जब बजट बना रहे होते हैं, ये नहीं देखते हम लोग कि यार है तो अपनी आवाम ही, तो महंगाई से इनको बचाना है किसी हद तक। महंगाई क्यों होती है बजट में? जब ये डिस्कस होता है पॉइंट, तो वहाँ पर क्यों इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता? देखिए, यकीनन ख्याल रखा जाता है, या उसका एक कम अज़ कम एक इफ़ेक्ट ज़हन में होता है कि इनके ऊपर बोझ, क्योंकि जब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो शोर करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो वीक होती हैं, हिल जाती हैं। इशू सारा ये है कि आपकी आमदन और आपके अखराजात के अंदर तवाज़ुन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी आमदन कम है और आपने उसी आमदन में से डेट सर्विसिंग भी करनी है, डेट सर्विसिंग के मुराद ये है कि जो आपने कर्जे लिए हैं वो कर्जे वापस करने हैं, सूद समेत। दूसरी बात है, आपने डिफेंस के मामलात को भी चलाने हैं। तीसरी बात जो है वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, उनको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है 20 से 25% ऑफ दी बजट जो है वो उधर एलोकेट करना पड़ जाता है, विच इज़ ए किलिंग थिंग, यू नो। और 40% हम लोग लोन में दे देते हैं। हाँ, तो ये इस वजह से फिर उनको मजबूरन मुख्तलिफ जगहों से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि ये, और उसकी वजह से फिर वो लोगों पे बोझ बन जाता है। अच्छा, एक तो महंगाई होती है थोड़ी सी बजट आने के बाद। पुराने ज़माने में हम सुनते थे, हमारी अम्मियाँ बताती थी कि जब बजट आता था सब कागज़ पेंसिल लेके बैठ जाते थे और हर चीज़ की कीमत लिखते रहते थे और पूरा साल वो कीमतें बढ़ती नहीं थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि हर दफ़ा जाए तो कुछ ना कुछ महंगा हुआ होता है। अभी पिछले महीने की ग्रॉसरी 30,000 में आती है, अगले महीने की 35,000 में आने लग जाती है। ये क्यों होता है? देखिए ना, ये इन्फ्लेशन के प्रेशर्स है ना। आप को चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाती है। फिर ये जो कीमतें आप जो हर महीने के महीने ज़्यादा बढ़ने वाली बात है ना, इसमें गवर्नेंस के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हाँ। अभी हमें इत्तेफाक में तो ओनली यस्टरडे मुझे कोई बंदा बता रहा था कि जी एक ही चीज़ मैं एक शॉप में गया हूँ तो वो एक्स अमाउंट की थी, दूसरे में गया हूँ तो वो X+Y थी। तो वजह यह है कि वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं कि उसके ऊपर क्यों नहीं है चेक। हाँ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि प्राइस ये तो कंट्रोल किसी की भी भी कोई प्राइस है? कंट्रोल हाँ। के लिए महकमे तो बने हुए हैं, बट वो इतने शायद इफेक्टिवली काम नहीं करते। तो फिर ये है कि हर बंदा अपनी अपनी मनमानी करता जाता है और उसकी वजह से भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। अच्छा, एक और आम आदमी का जिससे लेना देना होता है बजट में, वो ये चीज़ देखते हैं कि एजुकेशन में इस दफ़ा कितना बजट लग रहा है और इसके साथ साथ सेहत में, क्योंकि ये दो बेसिक ज़रूरियात हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इन्हीं को दी जाती है? ऐसा ही है।
एजुकेशन एंड हेल्थ दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें समझी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो मिनिमम बजट जो है उनको अलोकेशन की जाती है, इसलिए कि प्रायोरिटीज़ और हैं। प्रायोरिटीज़ में डेट सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग है इसलिए कि वो तो बहुत नहीं ज़्यादा छोड़ते लोन ना, है, वो हाँ। तो वो जिन्होंने पैसे दिए हैं उन्होंने तो पैसे वापस लेने ही लेने। बिल्कुल। अदरवाइज वो आपकी बैड हेल्थ की रिपोर्ट अगर दे देते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर तो आप बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हैं। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है, मैंने जैसे अभी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें पीआई है, जिसमें रेलवेज़ है, इस तरह की और बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करना, गवर्नमेंट का काम है एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, ताकि लोग आए और आके सही तरीके से कारोबार कर सकें। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद कारोबार करती है, जैसे कि रेलवे की सूरत में कर रही है, पीए की सूरत में कर रही है, स्टील मिल की सूरत में कर रही है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि गवर्नमेंट का या टैक्स पेयर्स का कितना ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पे ये सिक इंडस्ट्रीज़ में, लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जाता है, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स जाता जा रहा है। अच्छा, फिर उनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाता? जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो ये चीज़ नहीं समझते कि ये हमारे लिए बेहतर है कि वो इदारे प्राइवेटाइज कर दिए जाएं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कितने सालों से ये बात कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट में होता है वो जब अपोजिशन में होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आएंगे गवर्नमेंट तो हम ज़रूर प्राइवेटाइज सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हम प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से वो प्राइवेटाइज नहीं करते। अगर जब इलेक्शन का दौर हो ना, वो जो एक ज़माने में 2-3 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उस वक्त आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान को बैठाएं या उनके जो फाइनेंशियल विजिट्स को बैठाएं, तो वो सारे के सारे ये कह रहे होंगे कि हाँ जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। बट जब गवर्नमेंट में आते हैं तो आई डोंट नो कि क्या ऐसी मजबूरियां उनको आती वो हैं। हम एक बात सुना करते थे कि हमारे पहले दौर में हुई है मिसाक जमहूरियत, तो ये मिसाक मईशत क्यों नहीं होता? मिसाक मईशत की बातें पिछले 3-4 साल से हो रही हैं, बट हो नहीं पाती। ये जुमले और नारे की हद तक तो है, लेकिन इसके ऊपर लोगों की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रही, जिसके ऊपर ये कुछ चीज़ों को बालाए ताक रखें सियासत से, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए डिसीजंस करें, तो बहुत ज़्यादा बेहतर। अच्छा ठीक है, जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं बजट में, हम देखते हैं हर साल ही आवाम के लिए आती हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म होती हैं या वो बस आवाम को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म उनको कोई खिलौना दे दिया जाता है कि हाँ आपका इतना ख्याल रखा गया है? देखें, एक तबका जो है वो सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ भी है। वो ये कहता है जी कि आप क्यों फ़लाँ चीज़ को सब्सिडी देते हैं, लेकिन किसी जगह पे सब्सिडीज़ देना जो है वो मजबूरी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मरतबा जो है वो वीट की क्रॉप के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोग्राम किया है कि जी आप वीट ग्रो करेंगे तो हम आपसे इतने पैसों में फ़ी मन जो है वो गंदम खरीद लेंगे। किसानों को बात की है। वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर उनको जो इनपुट प्राइस से भी नीचे अगर पैसे मिलते हैं तो वो अगली दफ़ा ग्रो नहीं करेंगे। लॉसेज अगर उनको होंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। जब ग्रो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को फिर इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, और फिर पाकिस्तान के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर्स आएंगे। सो दिस इज़ ए चिकन एंड एग स्टोरी। सो यू नो, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। चले, वीट तो एक ज़रूरत है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आजकल हम पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस भी देख रहे हैं कि सिगरेट की बनाने में और उनकी फैक्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो वो तो ज़रूरी नहीं है उनको देना? मेरा ख्याल है कि ये बात शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि सिगरेट के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करती है। सिगरेट के मामले में सिर्फ एक चीज़ की ख़राबी है, वो ये है कि सिगरेट जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान में बहुत आता है। जब स्मगल होकर आता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता। उसको कर्ब करना, उसको रोकना जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिगरेट जो है जो यहाँ फैक्ट्रियों में बनता है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। गवर्नमेंट के एक्सचेकर को फ़ायदा होता है, लोगों की सेहत ख़राब होती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो सिगरेट स्मगल होके आते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, उसके ऊपर आप समझ लें कि अरबों रुपए का टैक्स जो है वो चोरी हो जाता है और गवर्नमेंट को नहीं मिलता। जिसका किसी को फ़ायदा नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी मैं आऊँगा, लेकिन अगला हमारा सेगमेंट है आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री, उसकी तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मकाम पे मौजूद हूँ। क्या ही पुरफ़िज़ा मकाम है।
माहौल, फ़िज़ा, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी में उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि खुराक है। यकीनन ये फ़िज़ा और माहौल जो है ये हम बज़ाहिरन खाते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी सेहत पे असरअंदाज होती है और इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दरख्त लगाने की बात करती है और फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो कुछ मुमकिन है उसको इनकरेज करती है। और ये हमने करना है। वी हैव टू सेव आवर क्लाइमेट, वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट फॉर अस एंड फॉर द जनरेशंस येट टू कम। लेकिन इस माहौल के ऊपर पूरी दुनिया में शोर शराबा मचा हुआ है और वो शोर शराबा है ग्लोबल वार्मिंग का। आपने ये लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा और ग्लोबल वार्मिंग का सादा सा मतलब ये है कि जो हमारा सैयारा है इसका दर्जा हरारत, ओवरऑल दर्जा हरारत बढ़ रहा है और दर्जा हरारत बढ़ने के सबब ये ख़दशा है कि यहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। और इस दर्जा हरारत के बढ़ने को कम करने के ऊपर साइंसदान और सोसाइटीज़ जो हैं दे आर वर्किंग ऑन। इवन कि आप जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं यानी SDGs की बात करते हैं, आपके इल्म में होगा SDGs क्या हैं। जब ये नया मिलेनियम 2000 के बाद शुरू हुआ तो पहले MDGs बनाए गए, मिलेनियम गोल्स जो बनाए गए, उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और उसके बाद SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं बनाए गए। और उनके मुताबिक 1930 तक दुनिया में 17 जो नकात हैं वो पूरे करने की या 17 मकासद हासिल करने की कोशिश करनी है। वो 17 मकासद क्या हैं, यू कैन गूगल इट आउट एंड यू कैन चेक इट आउट। लेकिन उन 17 मकासद में एक मकसद है क्लाइमेट को बेहतर करना, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट है वो गर्म हो रही है एंड दैट्स गोइंग टू डिस्टर्ब लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। 2015, 16, 17 के अंदर ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो औसतन 3-4 दर्जे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और उसकी वजह से ये कहा जाता है कि ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और ज़िंदगी जो है वो जीना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टुडे। I am talking about the idea that is considered to be reason for global warming and that is called greenhouse effect. आपने शायद ये लफ्ज़ भी सुना हो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Now, let's talk about greenhouse effect and we need to understand that this idea of greenhouse effect actually helped us out to understand कि ज़मीन का दर्जा हरारत क्यों गर्म होता है, इस ज़मीन पर हरारत क्यों मौजूद रहती है और इस हरारत को के बढ़ने की क्या वजूहात हो सकती हैं। फ्रांस के एक फिजिसिस्ट जो हैं, माहिर तबियात जो हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नज़रिया पेश किया। उन्होंने कहा कि सूरज जो है जब इसकी रोशनी और इसकी हरारत ज़मीन पर आती है तो वो इस मिक़दार में नहीं हो सकती कि वो ज़मीन को फुल हरारत या गर्म रख सके और कोई ना कोई और मैकेनिज़्म ज़रूर होगा जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर हरारत मौजूद रहती है। आपके इल्म में होना चाहिए कि हरारत बढ़ने या हरारत कम होने यानी गर्मी ज़्यादा होने या कम होने की सूरत में यानी दोनों सूरतों में इंसानी ज़िंदगी का वजूद इस ज़मीन पर कायम नहीं रह सकता। बहुत से साइंटिस्ट ये समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी इस ज़मीन पर जो है वो मोतदिल दर्जा हरारत की वजह से है। मोतदिल दर्जा हरारत से मुराद है वो दर्जा हरारत जिसके अंदर इंसान ज़िंदा रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लूटो की बात करें, आप बात नेपच्यून की करें और दीगर सैयारों की करें तो वो इतने ठंडे हैं कि ह्यूमन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ओवर देयर। और आप मरीख की, अतारुद की और ज़ोहरा की बात करें जो कि सूरज के भी करीब है और उनकी एटमॉस्फेयर ऐसी है कि वहाँ पे भी इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। सो मोतदिल दर्जा हरारत इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फ्रांस के जो माहिर तबियात थे बैप्टिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि सूरज की रोशनी से ये कुर्रा जो है ये गर्म रह सके। सो देयर हैड टू बी सम अदर रीजंस। बैप्टिस्ट फ्योरर जो कि माहिर तबियात थे, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक स्विस साइंसदान ने एक तजर्बा किया। तजर्बा बड़ा सिंपल था बट इंटरेस्टिंग। उसने क्या किया कि उसने एक ग्लास की यानी शीशे की बोतल ली, उसको कॉर्क से अच्छी तरह बंद किया और
उसको धूप में रख दिया, और धूप में रखने के बाद उसने कुछ देर बाद कॉर्क को हटाया तो उसने देखा कि बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर, यानी बोतल के बाहर का और अंदर का टेम्परेचर डिफरेंट था। बोतल के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा था जबकि बाहर का कम था। स्विस साइंसदान के इस तजर्बे का इल्म जब बैप्टिस्ट फ्योरर को हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी के ऊपर एक एनालॉजी डेवलप कर दी, यानी एक क्यास आराई कर दी कि इसी तरह जिस तरह बोतल जो है उसको बंद किया गया और उसके अंदर गर्मी बढ़ गई, इसी तरह हो सकता है कि ज़मीन के गिर्द भी कुछ ऐसी लेयर्स हों जिसकी वजह से सूरज की गर्मी ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकती, एंड देयरफॉर ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो इतना गर्म है कि वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद रह सकती है। It sounds so silly, or you can say it sounds so naive, but in fact, this experiment of a Swiss scientist and the analogy of Führer turned out to be the reason of greenhouse effect, और इस concept की बुनियाद बनी। अब मैं आपको पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा समझाता चलूं। ज़मीन के ऊपर सूरज की जो एनर्जी है वो रोशनी की शक्ल में आती है, ये तो आपको इल्म है। रोशनी की शक्ल में ये जो एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है, जब ये ज़मीन की सतह को टच करती है तो ये बुनियादी तौर पे हरारत में तब्दील हो जाती है, यानी द लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, राइट। ये बुनियादी असूल है जो आपको जहन में रखना चाहिए कि सूरज से जो एनर्जी हमें आती है वो रोशनी की शक्ल में होती है। द टाइम दैट एनर्जी टचेस अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ इट बिकम्स द हीट एनर्जी, यानी एनर्जी अपनी फॉर्म बदलती है। एंड देन व्हाट हैपन्स कि जब ये एनर्जी रिबाउंड करती है तो वो ज़मीन की एटमॉस्फेयर से निकल जाती है, लेकिन ज़मीन के इर्द गिर्द कुछ ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जो सूरज की इस हरारत को टोटली बाहर इस कुर्रे से नहीं निकलने देती, और वो जो एटमॉस्फेयर लेयर है या वो गैसेस जो हैं जो उस गर्मी को ज़मीन पर कायम रखती हैं, यानी ज़मीन से बाहर नहीं निकलने देती, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बुनियादी तौर पे इस ज़मीन को, हमारी ज़मीन को इस दर्जा हरारत पे कायम रखती हैं कि इंसानी ज़िंदगी मुमकिन हो। सो टेक्निकली इफ़ देर आर नो ग्रीन हाउस गैसेस देर इज़ नो लाइफ पॉसिबल, क्योंकि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से भी नीचे चला जाएगा और ज़मीन जो है उस पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। सो इट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस दैट मेक दी एनर्जी, जो हीट एनर्जी है उसको ज़मीन पर रहने देती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत मोतदिल रहता है। इन ग्रीन हाउस गैसेज में दो गैसेज जो है वो बहुत पॉपुलर हैं। वन इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर इज़ कॉल्ड मीथेन। अब आपने मीथेन का शायद नाम अभी सुना हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने बहुत सुनी है और हम हमेशा इस गैस को जो है बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं। बट इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दो ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ज़मीन के दर्जा हरारत को मोतदिल रखती हैं, और अगर ये गैसेस ख़त्म हो जाएं या ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है ये ज़मीन पर से ख़त्म हो जाए तो जितनी थर्मल एनर्जी है, जितनी हीट एनर्जी है वो ज़मीन से बाहर निकल जाएगी और ज़मीन पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस आर द रीज़न फॉर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है या ग्रीन हाउस गैसेस को ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्यों करार दिया जा रहा है? उसका जवाब भी बहुत सादा है कि जब ये गैसेस दर्जा हरारत को ज़मीन के अंदर रहने पे मजबूर करती हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सी रेडिएशन और थर्मल एनर्जी सूरज की ज़मीन से बाहर भी निकल जाती हैं, और अगर ये गैसेस बढ़ती चली जाएंगी, यानी इनकी लेयर जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट और सूरज की रेडिएशन को जो है वो ज़मीन के ऊपर रखना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत मोतदिल नहीं रहेगा बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी गैसेस के निकल जाने से अंजमाद हो सकता है और गैसेस के मौजूदगी और ज़्यादा मौजूदगी की वजह से थर्मल एनर्जी ज़मीन पर इस मिकदार में हो जाएगी कि हरारत नाकाबिले बर्दाश्त होगी।
अब नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो मिकदार है एटमॉस्फेयर लेयर में वो ज़रूरत से ज़्यादा होती चली जा रही है, जो कि रीज़न बन सकती है इस ज़मीन पे ज़िंदगी को ख़त्म करने की। अब आप कह रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे ज़्यादा हो रही हैं, तो उसका बड़ा सादा जवाब है कि सनती इनकलाब के बाद, इंजन के बाद जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उससे जो एमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ गई है। लेकिन आपको मैं वो एक बात बताने लगा हूँ जो हैरान कर दे कि आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ख़तरनाक गैस जो कि बहुत मिकदार में अब प्रोड्यूस होने लग गई है वो मीथेन है। और मीथेन गैस की प्रोडक्शन का सबसे बड़ा कॉज लाइफ स्टॉक है। डू यू नो व्हाट इज लाइफ स्टॉक? लाइफ स्टॉक मीन जो हम गायें, भैंसें, बकरियां पालते हैं, इनसे मीथेन गैस का इखराज होता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ अब फार्मिंग, हमारे यहाँ से मुराद है कि पूरी दुनिया में अब अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, गोश्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, दूध की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लाइफ स्टॉक यानी गाय, भैंस, बकरी को बाकायदा तौर पे पाला जाता है और उनकी मिकदार में एक अनइमेजिनेबल इजाफा हो चुका है। और उनके जिस्म से मीथेन गैस इस मिकदार में खारिज हो रही है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से वेस्ट के बहुत से साइंसदान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कम जानवरों से ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा दूध हासिल किया जाए, यानी कि जानवरों की मिकदार कम रहे ताकि मीथेन गैस की प्रोडक्शन कम रहे, लेकिन इंसानी जो ज़रूरत है खुराक की वो भी पूरी होती रहे। और इसके ऊपर एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसे ब्रीड इम्प्रूवमेंट साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर के ज़रिए एक ऐसी ब्रीड तैयार की जाती है जो एक मतलब तादाद में कम होती है लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। ये जो दरख्त है ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो कंट्रोल कर सकता है लेकिन मीथेन को कंट्रोल नहीं कर सकता। फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन साइंटिफिक बेसिस ऑन आवर लाइफ स्टॉक कि कम जानवर ज़्यादा पैदावार, और इसके ऊपर काम पाकिस्तान में भी हो रहा है, बट इट्स नॉट दैट मच कि हम उससे कोई रियल जो है फ़ायदा उठा सकें। लेट्स गेट बैक टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. Greenhouse effect is an idea that actually made us understand that what should we do that should not change the world in a way. आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि वो भाई ज़मीन तो बहुत ही वड्डी है, हम जो मर्ज़ी करते रहें ज़मीन को कुछ नहीं होगा. In fact it is not the case. हमारा जीने का अंदाज़, इंसान की जो सुप्रीमेसी है इस ज़मीन के ऊपर, और उस सुप्रीमेसी की वजह से वो जो इख्तियारात हासिल कर चुका है और उस इंसान के इख्तियारात की वजह से वो जो तजर्बात करता है वो इस ज़मीन को नाकाबिले लिविंग बना देगा. एंड वी हैव टू स्टॉप आवर एक्टिविटीज़ दैट गोइंग टू मेक दिस अर्थ नाकाबिले लिविंग. सो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़. वेलकम बैक जी. जाहिद साहब, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया अनएम्प्लॉयमेंट का, एक बच्चा डिग्री लेकर निकल रहा है, एजुकेशन का मायार हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको आगे जॉब नहीं मिल रही. एक तो ये भी बता दें कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है, और दूसरी चीज़ कि लोग फिर जाते हैं अपने बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और उनको फिर गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? जी, आपके सवाल के अंदर ना काफ़ी सारे जवाब हैं. अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इनको डिटेल जवाब देना चाहूँगा. एक तो ये है कि जो सिंपल डिग्री लेना है ना, उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. वो अपनी जगह पे है एजुकेशन, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन स्किल्ड डिग्री होना जो बहुत ज़रूरी है. तो पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट इज़ लैकिंग. स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके ऊपर भी अदारे बने हुए हैं पाकिस्तान में, अपनी तय कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा उसमें भी काम करने की ज़रूरत है. 1 पॉइंट. ठीक. सेकेंड पॉइंट जो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसकी में स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए. कोई बंदा अच्छा आइडिया लेकर आता है तो उस आइडिया के लिए उसको सीड मनी देनी चाहिए. बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, प्राइवेट कंपनीज़, वो यंगस्टर्स को सीड मनी देती हैं कि उनको अगर उसका आइडिया पसंद आ जाता है तो वो कहते हैं ठीक है, वील गिव यू द सीड मनी एंड वील बी पार्टनर विद यू,
तो आप इस बिज़नेस को ग्रो करें। तो यहाँ पर भी तो कामयाब जवान प्रोग्राम उस तरीके से ये अब कामयाब जवान प्रोग्राम भी रिसेंटली शुरू किया है, तो इसमें अब देखने की ज़रूरत है कि कितने ज़्यादा फंडिंग की गई है और उस फंडिंग के बाद रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि आपको पता है ये लॉन्ग टर्म है, साल 2 साल 3 साल में पता चलता है कि आपको अगर 1 मिलियन रुपीज़ दिया गया है आपके स्टार्टअप के लिए, या 2 मिलियन 3 मिलियन वट जो अमाउंट दिया गया है, तो उसके रिजल्ट्स क्या आना शुरू हुए। 1 तीसरी बात जो है वो SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। वो किसी भी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड कंट्री है, आप उसमें जाके देख लें, SME का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पाकिस्तान में SME सेक्टर जो है वो भी इतना ज़्यादा Unfortunately नहीं वो ग्रो किया। अब बैंक्स जो हैं वो SME सेक्टर को लोन नहीं देते, वो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को लोन देते हैं, इसलिए कि उनको सिक्योरिटी नहीं होती कि वापस आएगा हमारा पैसा है। तो SME के लिए देना चाहिए, उनको ज़रूर देना चाहिए, इसलिए कि SME जो हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को और बैंक्स को, स्टेट बैंक को ख़ास तौर पे इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है ताकि लोगों में फंडिंग आ सके। अच्छा, डिज़ास्टर के हवाले से भी क्या हमारे बजट में कोई ऑप्शन होता है, कोई पैसे रखे जाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान हर साल ही तकरीबन किसी ना किसी नागहानी आफत से गुजरता है, उसके बाद हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, डिज़ास्टर के लिए बिल्कुल पैसे रखे जाते हैं, और आपको ये पता है कि ये जो पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट के जो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, तो वो पूरी दुनिया में डिज़ास्टर्स आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो सुनामी हो, इस किस्म की चीज़ें पूरी, और बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान के बजट में रखा जाता है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स हैं, जब आमदनी कम होगी तो आप बजट में कहाँ लोकेशंस रखेंगे। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज़ तमाम मसलों का जब से हमने शुरू किया प्रोग्राम, एक ही जड़ नज़र आ रही है, आपका भी इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना है, कोई लोगों को समझाएं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उस पर कंट्रोल अगर लग जाए तो बहुत सारे मसले हल नहीं हो सकते जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आपने बिल्कुल सही बात की है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का एक सबसे बड़ी जो जड़ है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, और जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है उस तेज़ी से लोग वो जो है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से ख़राबी होगी। आप देख लें, दरख्त कटते चले जा रहे हैं, हर जगह पे कंक्रीट पैदा होता जा रहा है। तो ये है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को, अब बांग्लादेश जो है वो भी इस्लामिक कंट्री हमसे अलग हुआ, लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बड़ा ही ज़्यादा इफेक्टिव काम किया है। हमारा जो है, अगर हमारी GDP अगर 4% है तो 3+% तो है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 0% हमारी ग्रोथ है, क्योंकि पॉपुलेशन वाला इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, दिस इज़ ए ग्रेट चैलेंज टू पाकिस्तान, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, बट गवर्नमेंट नीड्स टू डू। हर ऑर्गेनाइजेशन को समझाना नहीं चाहिए, अपने एक सेमिनार्स एटलीस्ट जो है वो कर लेने चाहिए, तमाम गवर्नमेंट ऑन को भी और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स को भी। हाँ, वो अवेयरनेस, एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर आपको पता है एक रिलीजियस मामलात की वजह से है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कोई भी गवर्नमेंट इसके अंदर जो है ना हाथ डालने से घबराती है, पसंद नहीं करेगी। जाहिद साहब, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि जब भी हम लोग जिक्र करते हैं किसी भी मसले का, तो हमें ये कहा जाता है कि हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनके अंदर लैकिंग है, या फिर उनके ऊपर जो चेक अथॉरिटीज़ बैठी हैं उनमें मसला है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में। तो ये आप कैसे देखते हैं? ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये इकॉनमी का क्वेश्चन नहीं है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और हम समझते हैं इस बात को, बिल्कुल ज़िम्मेदारी से समझते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और इंस्टीट्यूशंस में बेजा मुदाखलत जो है, पॉलिटिकल मुदाखलत, उसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस ख़राब होते हैं। अब एक मेरा इकॉनमी से रिलेटेड, इसको मैंने तो जोड़ने की कोशिश की थी, वो इस तरह कि जब हम लोग बोलते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से इन्वेस्टर इस वजह से नहीं आना चाहता कि उसका गैस का बिल इतना ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ पर पहले जो फैक्ट्री उसने चला रहा था, ठीक है, वो बोलता है कि मेरा तो ये गैस का बिल है ही नहीं, मुझे ये करोड़ों के हिसाब से बिल बना के भेज दिया गया है। तो ये तो इकॉनमी से रिलेटेड ही है। ये इकॉनमी से रिलेटेड है, और ये मिसमैनेजमेंट है, ये करप्शन का मामला है, ये अपनी जगह पे है। कोई भी बंदा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आता है तो उसको इतनी मुश्किलात होती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि वो बंदा बिलाखर जो है वो पैकअप करके वापस भाग जाता है। सो अब कुछ अच्छे इकदाम हुए हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ पॉजिटिविटी है। मसलन रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज़ ए गेम चेंजर। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो
ऑनलाइन अकाउंट इंट्रोड्यूस किया, दिस इज येट अनदर गेम चेंजर. These are positive things which had happened in Pakistan in recent history, very recent history. पिछले कुछ माह में ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया. सो हम समझते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, जा रही हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा स्लो अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि आप वन विंडो ऑपरेशन कर दें हर चीज़ में. यहाँ पर तो एक कंपनी रजिस्टर करवाना आपको बेहतर पता है. अब कंपनी रजिस्टर कराना जो है वो ऑनलाइन SCCP ने कर दिया है, वो आसान हो गया, लेकिन कंपनी ऑपरेशनलाइज कराना बहुत मुश्किल. तो कंपनी रजिस्टर कराने की पहले शिकायत होती थी, वो उन्होंने ऑटोमेशन कर दी है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है. बट कंपनी को ऑपरेशनलाइज कराना, फिर बिजली का कनेक्शन, सुई गैस का कनेक्शन, लेबर यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि करप्शन कितना बड़ा एलिमेंट है, कितना बड़ा बहुत फैक्टर बड़ा है कि एलिमेंट हमारी इकोनॉमी अभी तक स्टेबल हो ही नहीं सकी. ऐसी बात है, करप्शन बहुत बड़ा एलिमेंट है. और करप्शन की तो आप सुबह से शाम तक मीडिया के ऊपर खबर सुनते हैं, ये करप्शन का जिक्र हो रहा है, और जिक्र ही हो रहा है, करप्शन रुक नहीं रही. क्योंकि बहुत सारे यंग लोग जो हैं जो अब आ रहे हैं बिजनेस की तरफ, उनकी अक्सर ये शिकायत होती है कि अभी हमारे पास इतना सरमाया ही नहीं है जितने अगले बंदा काम करने के पैसे मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं, तो हम तो ये कर ही नहीं सकते, कंटिन्यू ही नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ों को. हाँ ठीक कह रहे हैं, अब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और उसी चैलेंजेस के अंदर से अपॉर्चुनिटीज़ निकालने की भी ज़रूरत है. और अगर होप रहे और यंग जनरेशन जैसे अब आप लोग आगे आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह. जाहिद साहब, अगर हम मुवाजना करने की कोशिश करें, हम डेवलप नेशन से नहीं करते लेकिन डेवलपिंग को ही अगर देखें, तो आप पाकिस्तान में क्या लैकनेस देख रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग में कहाँ पर कमज़ोरी है, जो बाहर किधर और जगह पे आपने देखा हो कि यार ये तो सेम कंडीशन है पाकिस्तान जैसी, लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे कहाँ खड़े हैं. ठीक. तो वो पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे अभी बहुत पीछे है. ठीक है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. चीज़ें हो रही हैं, बाय द वे आपको मैं बताऊं, चीज़ें हो रही हैं बट बहुत स्लो पेस के साथ हो रही हैं. तो इसी तरह और इंडेक्स हैं जिसके हाथ आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से जैसे चलिए यहीं से हम बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टाइम हो जाता है हमारे सेगमेंट का जो कि है फूडीज़, और फूडीज़ का सेगमेंट पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए जाएं और देखें कि इस सेगमेंट में आज हम क्या खा रहे हैं. पनीनीज़ और सैंडविचेस में क्या डिफरेंस है? क्या पनीनी भी एक फॉर्म ऑफ सैंडविच है? वेल, लेट्स फाइंड आउट कि ये पनीनी जो है वो आखिर है क्या और कहाँ से आई. दिस इज़ हमजा काजी, यू वाचिंग फूडीज़, और आज हम पनीनी की हिस्ट्री डिस्कवर करेंगे. इवन दो जो पनीनीज़ हैं उनको 1956 में जो है वहाँ से ओरिजिनेट करने की जो है वो बात की जाती है, पर अगर प्रीकर्सिव देखा जाए तो पुरानी इटालियन कुक बुक्स के अंदर जो है वो इवन 16th सेंचुरी की कुक बुक्स के अंदर जो है वो पनीनीज़ को मेंशन किया गया, या पनीनीज़ की रेसिपीज़ जो हैं वो मिली. अब ये जो आज हम जिस फॉर्म में पनीनी खाते हैं, क्या ये ओरिजिनल रेसिपी है या ये बाद में इवॉल्व हुई है? वाह, यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं. पनीनीज़ की जो हिस्ट्री है वो 1956 से जो है वो स्टार्ट होती है, बट इसका एक प्रीकर्सिव जो है वो पुरानी इटालियन कुक बुक्स में भी मिलता है, और वो कुक बुक्स जो है वो 16th सेंचुरी की कुक बुक्स हैं. बट ये जो आज जिस फॉर्म में हम पनीनी खाते हैं, क्या ये ओरिजिनल रेसिपी है या ये आगे जाके इवॉल्व हो गई 1950s और उसके ऑनवर्ड्स? यही आज हम फाइंड आउट करेंगे. इवन दो पनीनीज़ जो हैं वो अमेरिका में 1956 ऑनवर्ड्स जो है वो खाना स्टार्ट हुई या ज़्यादा पॉपुलर हुई, बट इनकी जो प्रॉपर आप कहें कि लोकल कल्चर के अंदर इनका जो इंक्लूजन थी वो लेटर ऑन 1960s और 1970s में हुई, जब वर्कर्स जो होते थे डिफरेंट वो क्विक लंच ढूंढते थे. तो एक तो सैंडविचेस हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस एपिसोड में बात की, बट इसी तरह वर्कर्स के अमंग जो एक और चीज़ फेमस थी वो थी पनीनी. लोकल जो वर्कर्स थे उनके बीच में पनीनीज़ इतनी पॉपुलर इसलिए हो गई क्योंकि ये बहुत ही एक हेल्दी फूड था, और क्योंकि वो पूरा दिन जब काम करते थे तो जब उन्होंने स्नैकिंग करनी होती थी या लंच करना होता था तो ये एक बहुत ही अच्छी हेल्दी ऑप्शन थी, और क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन जो था वो बहुत ज़्यादा था तो ये उनको जो है वो थ्रू आउट द डे बहुत हेल्प करती थी. सो इसलिए पनीनी जो थी वो वर्कर्स के अमंग जो है वो 1970s में बहुत ही पॉपुलर और फेमस होती गई.
सो इस बात में बिल्कुल भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है कि पनीनी जो है वो एक फॉर्म ऑफ सैंडविच ही है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल देखा जाए जो हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था कि सैंडविच जो था वो ब्रेड के 2 पीसेस के बीच में जो है वो आप मीट डालते हैं, सैलड डालते हैं, तो वो आप जो है वो सैलड जो सैंडविच है वो किसी भी तरह बना सकते हैं। तो इसी तरह क्योंकि पनीनी जो है वो एक तरह का टोस्टेड सैंडविच ही कंसिडर किया जा सकता है। फूड हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स जो है वो इस बात पे श्योर हैं कि 1970s ऑनवर्ड्स जो है पनीनी जो है वो इवॉल्व करती गई और वर्कर्स का एक फेवरेट स्नैक होने के साथ साथ ये जनरल पब्लिक में या किसी भी रेस्टोरेंट का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू का हिस्सा बन गई। पनीनी जो है वो एक्चुअली नाम ओरिजिनेट कहाँ से किया, बेसिकली जो है वो मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जो है वो इसको पनीनी कहा जाता है, बट इसका जो वर्ड का ओरिजिन है वो ओरिजिनल वर्ड है पनीनो और वो जो है इटालियन वर्ड से ओरिजिनेट करता है, जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो स्मॉल ब्रेड है। ये जो है स्मॉल ब्रेड, इसको जब प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है तो पनीनो से ये पनीनी बन जाता है। पनीनी में जो कॉमनली ब्रेड यूज़ की जाती है उसको फोकाचिया कहते हैं और ये ब्रेड जो है वो स्पेशली जो है वो पनीनी के लिए बनाई जाती है। इस ब्रेड को जो है वो डायगनली जो है वो काटा जाता है और एक ग्रिल प्रेस के बीच में इसको ग्रिल किया जाता है और ओकेजनली जब इसको ग्रिल भी किया जाता है तो इसको डायगनली किया जाता है और इस वजह से इसके इर्द गिर्द जो है वो बड़े मज़े का इसकी ब्रेड के ऊपर जो टेक्सचर होता है वो बन जाता है और ये पनीनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन का और इसके लुक का। पनीनीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टोस्टर्स और ग्रिल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं जो जिनको प्रेस किया जा सकता है उसके अंदर इस ब्रेड को, तो ये पनीनी जो है वो बन जाती है। बट हियर्स अ फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि सबसे पहली जो सैंडविच या पनीनी मेकर था वो थॉमस एडिसन ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले पनीनी मेकर्स जो थे वो थॉमस एडिसन ने जो है वो इन्वेंट किए थे और लेटर ऑन जो है उनकी बेहतर वर्जन्स जो हैं वो कंपनी ब्रेवेल ने जो है वो इंट्रोड्यूस की। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थॉमस एडिसन का जो वर्जन था वो भूलता गया लोगों को, पर अगर देखा जाए तो इनिशियली थॉमस एडिसन जो था उसी ने पनीनी प्रेसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। इटली में जो है वो पनीनीज़ जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाई जाती हैं और बहुत ही हेल्दी होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो सैलड लीव्स डाले जाते हैं, टोमेटोज़ और इसके साथ साथ जो है वो गोट चीज़ जो है वो डाली जाती है और ये उस पनीनी की खासियत है। लेटर ऑन बहुत सारी डिफरेंट जगहों के ऊपर पनीनी के अंदर जो है वो मीट डाला जाता है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट होता है, बट बहुत कॉमनली जो है वो उसके अंदर ग्रिल्ड चिकन डाला जाता है। बट उसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है जिसके अंदर आपने गोट चीज़ या चीज़ डाला है और इसी तरह सैलड डाला है तो वो सिमिलर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पनीनी के अंदर जो है वो स्पिनच सॉस भी डालते हैं और इनफैक्ट वो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है जिसके अंदर जो है वो ऊपर एक लेयर जो है वो स्पिनच सॉस की डाली जाए। बहुत सारे चीज़ के अलावा इसके अंदर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट सॉस भी डाली जाती है जो कि डिफरेंट रीजन्स में डाली जाती है, जिसमें स्पाइसी मेयो, हनी मस्टर्ड, रैंच, बारबेक्यू सॉस ये सब आ जाती हैं। 1974 में जब ब्रेवेल ने अपनी एडवांस्ड पनीनी प्रेसेस बनाना शुरू किए तो ये पनीनीज़ जो हैं वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। एक तो इनकी जो लुक थी उसकी वजह से, बल्कि इससे ज़्यादा जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से भी, और क्योंकि जस्ट लाइक सैंडविचेज़ इनको खाने के लिए जो है वो बहुत ही आसानी है, आप इसको जो है वो कोई भी काम करते हुए एक हाथ के साथ जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं या खा सकते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही एक फेवरेट स्नैक जो है वो भी कंसिडर की जाती है। और बहुत ज़्यादा क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है तो आपको ये थोड़ा थोड़ा हैवी फीलिंग भी देती है और आपका जो दिन है वो आप उसमें ये एज अ मील खा सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, 7 से 4 सेंचुरी के बीच में जो था वो हमारे यहाँ पे इस रीजन के अंदर एक बहुत ही फेमस क्रेमेरियन था और उसका नाम भी पनीनी था। और इसके बारे में ख़ास बात ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इस रीजन के अंदर आया और इसी तरह किंग डारियस जब इस रीजन में आया तो उसके बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो इसी पनीनी ने लिखे हुए हैं। वेल, कमिंग बैक टू खाने वाला पनीनी, अब मैं ये पनीनी जो है वो डिवार करूँगा और आपसे मिलूँगा अगली एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफिज़। जी
जी वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए मुझे आम आवाम के पर्सपेक्टिव से बताएं कि बजट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन आम आवाम के लिए जैसे आपको मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, दो ही चीज़ें हैं कि महंगाई कंट्रोल हो, यूटिलिटी बिल्स कंट्रोल हो, और तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़े, पेंशन वालों की पेंशन बढ़े। ये एक आम आदमी के लिए। बाकी मैक्रो लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए टैक्स रैशनलाइजेशन जो है वो उनकी डिमांड है। चीज़ों को ठीक करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना वो अपनी जगह पे है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है वो आम आवाम के लिए, और आम आवाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसला है वो है घर का चूल्हा जलना, और उसके लिए जो है महंगाई को कंट्रोल करना और उनकी परचेजिंग पावर को किसी तरह से इंक्रीज करना ताकि वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना हो। जाहिद साहब, हमारी सपोर्ट तो आपके साथ है। अब आप ये बता दें, मिनिस्टर फाइनेंस अगर आपको पोर्टफोलियो दिया जाए तो क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो आप देखते हैं कि होने चाहिए, या आप लेना भी चाहेंगे? सबसे पहले तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड विशेस। बट शौकत तरीन साहब के साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ है। ही वर्कड एज ए चेयरमैन एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज विच इज़ एन कमोडिटी एक्सचेंज, और मैं उसके बोर्ड पे डायरेक्टर हूँ, अभी भी, उस वक्त भी था जब ये चेयरमैन थे। और ये डायनामिक आदमी है। मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें इनके हाथों काफ़ी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। सो वी आर होपफुल विद हिज कॉन्टैक्ट, और इनका जो पास्ट है उसके हवाले से हमें देखते हुए हमें उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर डिसीजंस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जाहिद लतीफ़ खान साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन हज़रात, बहुत इजी अंदाज में हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि बजट क्या होता है और इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, और इससे हम लोगों ने यही चीज़ समझी कि उम्मीद का दामन जो है वो नहीं हाथ से छोड़ना, और उम्मीद के साथ ही हमारी गवर्नमेंट के साथ भी यही उम्मीद है कि कुछ बेहतरी करेगी, और आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि जिस तरीके से टैक्स की बात हुई, तो टैक्स से आप लोगों ने भागना नहीं है, इसको पे करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी लैंड है, हमारा मुल्क है, हमारा प्लैनेट है पूरा, तो इसको जितना हो सकता है हमें इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया जाए। मुझे, हलीमा को, हमारी पूरी एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।